नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम। और ये तीसरी यूनिट का आज हमारा 8वां वीडियो है, जिसका नाम है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत और हल का पुनर्बलन सिद्धांत। इससे पहले हम 5 सिद्धांत पूरे कर चुके हैं। बंडूरा का हमारा 6वां सिद्धांत है और हल्का पुनर्बलन सिद्धांत हमारा 7वां सिद्धांत है। हल्का पुनर्बलन का जो सिद्धांत है उसका जो वर्णन है वो थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने बंडूरा के सामाजिक अधिगम के साथ ही इसको भी इसी वीडियो में शामिल करने का यहाँ पर प्रयास किया है, क्योंकि बिल्कुल ये छोटा है तो इसका अलग वीडियो बनाने से कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। इसलिए आज हम एक ही वीडियो में दोनों जो सिद्धांत है इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सिद्धांतों के जो प्रयोग हैं, इन सिद्धांतों से संबंधित जो शब्दावली है और शिक्षा में इनके क्या निहितार्थ हैं, वो सारे बिंदु आज इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो 6वां सिद्धांत है वो है बंडूरा का अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने 1977 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत उसका नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और इस अधिगम सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था 1977 में। तो यहाँ पर जैसे हर मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का आपको नाम पता होना चाहिए, उसी तरह से हमने यहाँ पर पहले बिंदु में ही इसका जो सिद्धांत का नाम है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो भी हमारा जवाब हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने अपना प्रयोग बारबी डॉल पर किया। जैसे हर मनोवैज्ञानिक ने अपना जो प्रयोग है वो किसी न किसी प्राणी या वस्तु पर किया है, उसी तरह से आपको याद रखना है कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो बारबी डॉल पर किया। बारबी डॉल का मतलब होता है बड़ा गुड्डा। उसके आगे हम देखते हैं, दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने के कारण इसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इस बिंदु में उसका जो कारण है, जैसे हर नाम के पीछे कोई ना कोई कारण हमने बताया है, हर ही सिद्धांत में बताया है, तो उसी तरह से यहाँ पर इस बिंदु में यहाँ पर क्लियर किया गया है कि इनके अधिगम सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस सिद्धांत का मानना है कि जो प्राणी है, जो व्यक्ति है, वो दूसरे के व्यवहार को देखकर और उस दूसरे के व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करता है, या फिर दूसरे व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को अपने जीवन में उतार लेता है। इसी कारण से इसका नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। तो यहाँ पर भी आपको वही बात है, इसका सार रूप से हम समझें तो इस सिद्धांत का निष्कर्ष ये निकल कर के आता है कि इस संसार का कोई भी प्राणी या जो व्यक्ति है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसे ही हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। तो ये तो हो गई अधिगम सिद्धांत के परिचय की बात, नाम की बात, नाम के पीछे कारण की बात। अब हम देखते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किस तरह से किया और कौन से वस्तु पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो सारा प्रयोग भी हमें याद रखना है, क्योंकि प्रयोग में से भी प्रश्न बन सकता है, तो वो प्रश्न भी हमारा सही हो, गलत ना हो। तो प्रयोग को मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा, और इसको मैंने पॉइंटों में कोई सा भी प्रयोग हो मैंने उसको बिंदुओं में बांटा है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पहला बिंदु है, उसके बाद ये दूसरा बिंदु है। तो हर सिद्धांत में जिस तरह से मैंने प्रयोग को भी अलग अलग बिंदुओं में बांटकर पढ़ाने का प्रयास किया है, उसी तरह से इस प्रयोग को भी आपको बिंदुओं में समझना है। तो इस प्रयोग में बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई गई। तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में उसने बच्चों के समूह को 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई। अब क्या दिखाया और किस तरह से बच्चों को उन्होंने अलग अलग या एक साथ दिखाया, वो आगे हम इसी में देखेंगे। तो सबसे पहला बिंदु यही है कि उन्होंने बच्चों को एक 5 मिनट की फिल्म दिखाई।
दूसरा बिंदु है कि फिल्म में दिखाया गया कि एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे, उनमें एक बारबी डॉल यानी बड़ा गुड्डा रखा था। तो जिस फिल्म को बच्चों को दिखाया गया उस फिल्म में एक कमरा था और उस कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। अब उस कमरे में फिल्म में दिखाया गया कि उस कमरे में एक बालक प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है और खिलौनों के प्रति आक्रामकता दिखाता है यानी आक्रामक हो जाता है। तो सबसे पहले देखा कि फिल्म में एक कमरा है, कमरे में बहुत सारे गुड्डे रखे हुए हैं। तभी उस कमरे में एक बालक आता है और वो जो बालक आता है वो खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है, आक्रामकता प्रदर्शित करता है। ये जो फिल्म है वो बच्चों ने देखी और ये जो यहाँ तक का जो भाग है फिल्म का, बालक के क्रोध प्रदर्शित करने तक का जो हिस्सा है, ये भाग बंडूरा ने बालकों को एक साथ दिखाया। एक साथ का मतलब जो उसके पास जो बालक थे उन सभी बालकों को यहाँ तक की जो फिल्म है उसने एक साथ दिखाई। उसके बाद उसने उन बालकों को 3 समूहों में बांट दिया, यानी जो बालक जो फिल्म देख रहे थे उनको बंडूरा ने 3 समूहों में बांट दिया। पहले समूह को आगे की फिल्म दिखाई गई, यानी अब उसने इन समूहों को आगे की जो फिल्म है वो अलग अलग दिखाई। तो पहले समूह को दिखाई कि जिसमें बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया। तो पहला जो समूह था उसमें फिल्म में आगे दिखाया गया कि जो बालक कमरे में आया था खिलौने वाले कमरे में और जिसने खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट किया था उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया। ये पहले समूह को दिखाया गया। उसके बाद दूसरे समूह को दिखाया गया कि क्रोध के बदले उस बालक को पुरस्कार दिया गया। तो जो आगे का हिस्सा था उसमें दूसरा जो समूह था बालकों का जो फिल्म देख रहे थे, उन दूसरे समूह को दिखाया गया कि जो बालक कमरे में आया था और खिलौनों के प्रति जिसने क्रोध प्रकट किया था उस बालक को पुरस्कार दिया गया। तीसरे समूह को दिखाया गया कि उस बालक को न तो दंड दिया गया और न पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह तीनों समूह को बंडूरा ने आगे की फिल्म अलग अलग दिखाई। फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को एक खिलौने वाले कमरे में बैठाया गया। अब यहाँ से उसका जो प्रयोग है फिल्म दिखाने के बाद, तो जिन बच्चों को बंडूरा ने फिल्म दिखाई थी उन बच्चों पर वो प्रयोग करता है और उन सब बच्चों को एक साथ वह खिलौने वाले कमरे में बैठाता है। जिन बच्चों ने पुरस्कार वाला भाग देखा था, यानी जिन बच्चों ने ये देखा था कि बालक को क्रोध के लिए पुरस्कार मिलता है, उन्होंने आक्रामकता दिखाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में था कि यदि हम भी आक्रामकता दिखाएंगे तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा। और जिन्होंने दंड वाला भाग देखा था फिल्म का, उन्होंने कम आक्रामकता दिखाई या बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं दिखाई। और तीसरे ग्रुप ने न कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं की। तो तीसरा जो ग्रुप था उसने कोई विशेष प्रक्रिया नहीं की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस प्रयोग से जो अल्बर्ट बंडूरा है वो इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि हम अवलोकन से, प्रेक्षण से और किसी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। तो ये प्रयोग मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो तीनों ग्रुप जिसने जैसा देखा था उसने वैसा ही सीख लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं कि व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, इसको परिभाषा के रूप में भी याद करना है कि व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है। परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है, ये परिभाषा किसने दी? तो आपको इस परिभाषा का जवाब देना है अल्बर्ट बंडूरा, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा मानते हैं कि व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है और इसके लिए उन्होंने जो प्रयोग किया उस प्रयोग से सिद्ध भी हो रहा है कि जिन बालकों के समूह ने जैसा देखा था उन्होंने वैसा ही अनुकरण अपने व्यवहार में दिखाया। ये हो गया अपना प्रयोग। बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए हैं। अब जो हर सिद्धांत के कुछ संप्रत्यय हैं, कुछ शब्दावली है और कुछ उसके हिस्से हैं, तो उनको भी यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो इसी तरह से अब आगे का जो प्रयोग का जो बंडूरा के बारे में जो शब्दावली है, जो सिद्धांत है, उसमें सबसे पहला शब्द है अनुकरण, क्योंकि ऊपर देखा कि उन्होंने कहा कि प्राणी अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है
कि अनुकरण के कितने चरण बताए हैं, तो हमारा जवाब हो जाएगा 4 चरण। पहला चरण है अवधान। अवधान का मतलब होता है ध्यान। निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, रोचक और लोकप्रिय होना चाहिए। तो ये पहला जो अनुकरण का चरण है वो है अवधान, क्योंकि जिनको भी हम सिखा रहे हैं, जो भी अधिगम कर रहा है उसको निरीक्षणकर्ता कह सकते हैं या अधिगमकर्ता भी हम कह सकते हैं। तो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके सामने जो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रतिमान प्रस्तुत कर रहे हैं, जो मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आकर्षक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और लोकप्रिय होना चाहिए। यदि मॉडल में ये चीज़ें हैं, ये विशेषताएं हैं, तो उनकी जो अधिगम करने की जो रुचि है, क्षमता है, वो बढ़ जाती है। अनुकरण का दूसरा जो चरण अल्बर्ट बंडोरा ने बताया, दूसरा चरण है धारणा। व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो सबसे पहले उसने जो चीज़ देखी, जो मॉडल देखा, जो ऊपर पहले बिंदु में बताया है, उसके बाद जिस वस्तु को, जिस मॉडल को देखता है, उस मॉडल के व्यवहार को वह अपने मस्तिष्क में वास्तविक वर्णन के रूप में धारण कर लेता है। इसे ही हम धारणा कहते हैं। तो ये दूसरा चरण था अनुकरण का। तीसरा चरण है पुनः प्रस्तुतिकरण। देखा, उसको ग्रहण किया, उसके बाद तीसरे स्थान पर धारण करने के बाद व्यक्ति द्वारा व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, यानी जिस व्यवहार को उसने देखकर सीखा उस व्यवहार को प्रस्तुत करता है, उसे हम पुनः प्रस्तुतिकरण कहते हैं। और जो चौथा फिर इसका जो चरण है वो है पुनर्बलन, यानी सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर कार्य को दोहराया जाता है और नकारात्मक मिलने पर नहीं दोहराया जाता है। तो जब वह पुनः प्रस्तुतिकरण करता है सीख करके, तो उस प्रस्तुतिकरण के बाद यदि प्राणी या व्यक्ति को सकारात्मक पॉजिटिव पुनर्बलन मिलता है तो उस कार्य को आगे अपने जीवन में वो दोहराता है। और यदि उस प्रस्तुतिकरण के बाद उसे नकारात्मक यदि फीडबैक मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, तो वह उस कार्य को दोहराता नहीं है। तो ये थे अल्बर्ट बंडोरा के अनुकरण के 4 चरण, जो आपको याद रखना है। चारों का मैंने शॉर्ट विवरण भी यहाँ पर आपको बताया है। आगे है इसी सिद्धांत से संबंधित कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। तो सामाजिक अधिगम में यानी समाज को देख करके, अनुकरण करके जिसमें प्राणी या व्यक्ति सीखता है, तो सीखते समय व्यक्ति निम्न क्रियाओं को, जो नीचे बताई गई है, के द्वारा संतुलित रखता है। तो ये क्रियाएं हैं, उनमें पहली क्रिया है स्वनियंत्रण। इसका मतलब है खुद पर वो नियंत्रण रखता है। दूसरा है स्वनिर्देशन, यानी स्वयं निर्देश द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस बिंदु को आपको थोड़ा सा समझना है कि स्वनियंत्रण आपके समझ में आ गया कि व्यक्ति जब सामाजिक अधिगम में सीखता है तो उस समय वो खुद पर नियंत्रण रखता है। और दूसरा है कि स्वयं निर्देश द्वारा, यानी अपने आप को निर्देश देते हुए अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए प्रभावी युक्ति यानी प्रभावी उपायों का प्रयोग वो कर सकता है अच्छी तरह सीखने के लिए। तीसरा है स्व पुनर्बलन, यानी निम्न क्रियाओं द्वारा जो संतुलित रखता है। तो संतुलित रखने की जो तीसरी क्रिया है, जो लास्ट क्रिया है, जो अल्बर्ट बंडोरा ने बताई, उसका नाम है पुनर्बलन। सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहार को निर्देशित कर सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति को सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो सीखे गए कार्य को पुनः प्रस्तुत करता है, और यदि उसे नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वह सीखे हुए कार्य को दोबारा प्रस्तुत नहीं करता है। तो इस तरह से ये 3 क्रियाएं हैं, आपको तीनों का नाम याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं शैक्षिक महत्व शिक्षा में निहितार्थ, यानी अल्बर्ट बंडोरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो छात्रों के सामने शिक्षक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करे, क्योंकि हमने देखा कि सिद्धांत का निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो यहाँ पर हम शिक्षा के क्षेत्र में सीखने वाला जो प्राणी है उसका नाम है छात्र। तो छात्र को अच्छा अधिगम करवाने के लिए
अच्छी तरह से विषय वस्तु को सिखाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो बालक के सामने आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करे, क्योंकि वह सामने वाले के व्यवहार को देखकर ही सीखता है। दूसरा है बुरे व्यवहार उपस्थित नहीं होने दें। ये ठीक पहले बिंदु का उल्टा है। और स्व नियंत्रण की विधि अपनाई। तो ऊपर हमने जो 3 क्रियाएं देखी थी जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित रखता है, तो छात्र को चाहिए या अध्यापक को चाहिए कि छात्र में ऐसी योग्यता उपस्थित करे कि जो छात्र है वो सीखते समय स्व नियंत्रण की विधि अपना सके। सफल व्यक्तियों का उदाहरण देकर के प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो इस सिद्धांत से हम छात्र में ये योग्यता विकसित कर सकते हैं कि उसके सामने ऐसे ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण दे जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की थी। तो यदि ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, आदर्श प्रस्तुत करेंगे, तो प्रभावशीलता का जो विकास है वो किया जा सकता है। और जब प्रभावशीलता का विकास हो जाएगा तो अधिगम का जो गति है, अधिगम की जो प्रोसेस है वो और अधिक अच्छी तरह से होगी। अन्य तथ्य यानी अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या है? तो पहला तथ्य है व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के मॉडल के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये ही उसका निष्कर्ष ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं। दूसरा है जो महत्वपूर्ण है, ऊपर वाला सेम था, उसी का रिपीटेशन था, उसी की पुनरावृत्ति थी। दूसरे अन्य तथ्य में बताया है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद व संज्ञानवाद के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच की कड़ी कौन से सिद्धांत को कहा जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तीसरा जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सिद्धांत से संबंधित वो है कि अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी किसे कहा जाता है? तो हमारा जवाब होगा अल्बर्ट बंडूरा। और तीसरा है इसे प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं। तो ये इस अधिगम सिद्धांत का दूसरा नाम है प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पर जो प्रेक्षण शब्द है उसका मतलब है दूसरे को देखना। प्रेक्षण का मतलब है दूसरे को देखना। तो इस तरह से इसका भी वही मतलब है जो सामाजिक अधिगम का है कि दूसरे को व्यवहार को देख करके सीखना। तो ये था हमारा अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसमें आपको हर चीज़ बताई गई है, चाहे वो कैसा ही प्रश्न आपके पूछा जाए। लगभग सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, कितनी क्रियाओं द्वारा अपने आप को नियंत्रित रखता है, अनुकरण के कितने चरण होते हैं, कौन से प्राणी पर उसने किस तरह से प्रयोग किया, उसके प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला, उसके सिद्धांत के नाम के पीछे क्या कारण है, उसने सिद्धांत कौन से सन में प्रस्तुत किया, तो सारी बातें हमने यहाँ पर जान ली है। अब हमारा जो अगला जो सिद्धांत है, जिसकी आपको पहले ही स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था, उसका नाम है हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। तो हल का जो अधिगम सिद्धांत है उसका नाम हम नीचे देखेंगे, और ये हमारा 7वां अधिगम का सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हल है, इनका जो पूरा नाम है वो है क्लार्क लियोनार्ड हल। तो कई बार मनोवैज्ञानिक के पूरे नाम से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम अधिकतर उसका जो लास्ट का जो सर नेम है या फिर शॉर्ट नेम है उसी से हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं। तो आज तक हमने देखा इसका नाम हल पढ़ा हर जगह। तो इसका जो पूरा नाम वो आपको याद रखना है। तो हल का पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल। इन्होंने अधिगम के प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जिस सिद्धांत का हल ने प्रतिपादन किया उस सिद्धांत का नाम है प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। दोनों एक ही के पर्यायवाची हैं। और ये जो सिद्धांत उन्होंने दिया, ये जो शब्दावली उन्होंने दी, वो कहाँ पर दी है? तो उन्होंने 1915 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया था, संपादन किया था, जिस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। उसी में इन्होंने इस पुनर्बलन सिद्धांत के बारे में अवगत कराया था। तो इसकी जो भूमिका है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो भी आपको याद रखनी है कि हल ने
अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में 1915 में पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस बिंदु में इनके पूरे नाम से संबंधित, इनके सिद्धांत का नाम और इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी कौन सी बुक में किया था, वो सारी चीज़ें जानी है। दूसरा बिंदु है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करता है और हल मानते हैं कि सीखने का जो आधार है वो इसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में होता है। तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जो बात है हल के सिद्धांत की वो ये है कि प्रत्येक प्राणी, इस संसार का जो प्रत्येक प्राणी है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करता है, यानी उसकी जो भी ज़रूरत होती है वो इसी वातावरण में रह कर के उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करता है। और जब यह प्रयास करता है तो प्रयास की इस प्रक्रिया में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के मध्य में जो प्रक्रिया हो रही है उसी प्रक्रिया में वो सीखता है और इसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया को हल ने सीखने का आधार माना है। हल का मानना है कि आवश्यकता की पूर्ति के समय वो जो प्रयास करता है उन्हीं प्रयासों से वो सीख लेता है, इससे ही उसको अधिगम हो जाता है। इसी से हल की एक परिभाषा बनती है, हल का एक कथन निकलता है निष्कर्ष के रूप में कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो दोस्तों, कोई अलग से इन्होंने परिभाषा नहीं दी है, परीक्षा में आपसे परिभाषा पूछी जाती है और आपको लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये परिभाषा तो वहाँ थी ही नहीं। तो परिभाषा का मतलब होता है जो उसने सिद्धांत दिया है उसी में से परिभाषा बना करके प्रश्न पूछा जाता है। तो ऊपर हमने इसका जो सिद्धांत देखा, नाम देखा और सिद्धांत का मतलब क्या उन्होंने बताया कि हर प्राणी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रयास करता है और उसी प्रयास की प्रक्रिया में वह सीख लेता है। तो इसी से परिभाषा बन जाती है। तो आपको याद रखना है कि हल का कथन है, परिभाषा है कि हल मानते हैं कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इसको अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है ताकि परिभाषा से संबंधित प्रश्न भी आपका सही हो। अब प्रयोग की बात करते हैं। तो क्लार्क हल ने जो प्रयोग है वो अपना प्रयोग थॉर्नडाइक की तरह भूखी बिल्ली पर किया। तो जिस तरह से थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था उसी तरह से आपको याद रखना है कि हल ने भी अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हल ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो हमारा जवाब हो जाएगा बिल्ली पर। या फिर दूसरा तरह से प्रश्न बनता है कि किन दो मनोवैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया, और ऑप्शन में आपको दो मनोवैज्ञानिकों के नाम मिल जाएंगे। तो आपको हल और थॉर्नडाइक वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हल ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। हल ने प्रयोग के निष्कर्ष में कहा कि भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता ने बिल्ली को पिंजरा खोलना सिखा दिया, क्योंकि वो मानते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास ही सिखाता है। तो उन्होंने सेम थॉर्नडाइक के जैसा प्रयोग किया, लेकिन उसकी जो व्याख्या की अपने प्रयोग की वो थॉर्नडाइक से अलग शब्दावली में की है। उनकी जो निष्कर्ष था, उनका जो व्याख्या थी अपने प्रयोग की, उस व्याख्या में उन्होंने आवश्यकता शब्द को जोड़ा और उन्होंने कहा कि भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता, यानी बिल्ली को भूख लग रही थी और भूख उसकी एक आवश्यकता थी। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए बिल्ली ने प्रयास किए और उसी आवश्यकता के प्रयासों ने उसको पिंजरा खोलना सिखा दिया। तो इस सिद्धांत से, इस प्रयोग से ही उन्होंने ये सिद्ध किया कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते समय ही सीखता है। हल का मानना है कि व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इसी को अलग भाषा में उन्होंने कहा है जो ऊपर कहा है। अब जो इसके सिद्धांत का नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन देने के आधार पर, यानी किसी व्यक्ति को हम पुनर्बलन देते हैं तो देने के आधार पर दो प्रकार का होता है। यहाँ पर देना शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि ऊपर हमने अनेक सिद्धांतों में ये पढ़ा है कि पुनर्बलन दो तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। उसके अलावा दूसरा इसका जो वर्गीकरण है वो देने के आधार पर और किया गया है, जिसमें पहला है सतत पुनर्बलन, यानी लगातार पुनर्बलन। इसका मतलब है, मान लीजिए कक्षा में किसी बालक से 5 प्रश्न पूछने हैं
और पहला प्रश्न पूछने के बाद ही उसको हम पुनर्बलन दे रहे हैं कि शाबाश, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। फिर उससे दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद में उसको वही पुनर्बलन दे रहे हैं, फिर तीसरे प्रश्न के बाद दे रहे हैं। तो इस तरह का जो पुनर्बलन है, हर प्रश्न के बाद जो लगातार जो पुनर्बलन दिया जाता है उसी को हम सतत पुनर्बलन कहते हैं। दूसरा जो देने के आधार पर जो पुनर्बलन है उसका नाम है असतत या आंशिक पुनर्बलन। मान लीजिए कि कोई कार्य है और उस कार्य के अंत में थोड़ा सा या कई दिनों के बाद पुनर्बलन देना असतत यानी आंशिक पुनर्बलन कहलाता है। इसके ठीक उल्टा है, यदि लगातार हम हर प्रश्न के बाद पुनर्बलन देते हैं उसको सतत पुनर्बलन कहते हैं, और यदि हमारा ये पुनर्बलन लगातार नहीं रहता है तो इसको हम आंशिक या असतत पुनर्बलन कहते हैं। अब शैक्षिक निहितार्थ देखते हैं कि शिक्षा में इसका क्या योगदान है, क्या महत्व है हल के पुनर्बलन सिद्धांत का। कि यह सिद्धांत आवश्यकताओं पर बल देता है, अतः सीखना तभी सार्थक हो सकता है जब यह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो यहाँ भी वही बात आई है कि इन्होंने आवश्यकता शब्द को जोर दे करके कहा है, तो इन्होंने कहा है कि आवश्यकताओं पर बल देता है, ये सिद्धांत जो इन्होंने दिया। अतः सीखना यानी छात्र तभी सीख सकते हैं जब जिस क्रिया के द्वारा, जिस शिक्षण विधियों के द्वारा उसको सिखा रहे हैं, उन शिक्षण विधियों या प्रयोग से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तभी वो सीखेगा। छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है। यहाँ भी वही शब्द आया है, क्योंकि शिक्षा में निहितार्थ इसीलिए है क्योंकि जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है छात्रों को पढ़ाने के लिए, उस पाठ्यक्रम में भी छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यह सिद्धांत उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि हल्का जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो कौन से स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। तो आपको याद रखना उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। अब इस सिद्धांत के बारे में कुछ विशेष है कि व्यवहार सिद्धांत में सर्वप्रथम पुनर्बलन का प्रयोग स्किनर ने किया और पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया। तो आपको याद रखना है कि व्यवहार सिद्धांत में जो पुनर्बलन शब्द है उसका प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे स्किनर, और पुनर्बलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उस मनोवैज्ञानिक का नाम है हल। तो दोनों में आपको अंतर करना सीखना है कि व्यवहार सिद्धांत में सर्वप्रथम, यानी प्रश्न में आपको ये शब्द देखना है कि व्यवहार सिद्धांत में सर्वप्रथम पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हमारा जवाब होगा स्किनर। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो हमारा जवाब होगा क्लार्क हल। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने दो सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, और दोनों ही सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित 2-3 प्रश्न अवश्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, चाहे वो द्वितीय श्रेणी की परीक्षा हो, चाहे वो प्रथम श्रेणी की परीक्षा हो, या किसी राज्य की कोई पात्रता परीक्षा हो। उन सभी परीक्षाओं में मनोविज्ञान से इन मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो सिद्धांत बताए गए हैं उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, फीडबैक और कमेंट अवश्य करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए और अपनी तैयारी को अच्छी गति देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।